लेक्चर नंबर रोटेशन का 11 के 10 पक्का। अरे यार रोलिंग होमवर्क भी दिया था ना। डीपीपी नंबर 6 and 7 डीपीपी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 भी हो गया 8 7 में डाउट है। एंगुलर वेलोसिटी नई वाली बतानी है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। तो देखिए एक रॉड है और अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है और यहां पर दो पार्टिकल हैं रिंग टाइप के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ml²/12 प्लस m इंटू 0² प्लस m इंटू 0² इंटू ओमेगा। फिर इसके बाद ये रिंग यहां से चलते चलते कहां पहुंच गई किनारे, ये रिंग यहां पहुंच गई। तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का तो ml²/12 ही रहेगा, पार्टिकल्स का हो जाएगा ml/2² प्लस ml/2² इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश बताना है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 डाउट है 11 में। टोटल एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि टॉर्क नहीं है बाहर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 13 12 सेंट्रल फोर्स में टॉर्क 0 होगा। जैसे दो पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इन पर ऐसे लगेगा, तो इसका टॉर्क हमेशा 0 आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व कांस्टेंट। जी बेटा, कोई भी रहे, सेंट्रल फोर्स का मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये रोटेशनल ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है, इसको बाद में करेंगे। 14 एम क्या कहे ये, पुली डिस्क मास एम रेडियस। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पहले एंगुलर मोमेंटम था एम वी आर के बराबर, फिर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी डैश आर प्लस
एम आर स्क्वायर बाई 2 वी डैश अपॉन आर, ये ओमेगा बनेगा। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा कि ये रिंग मान लो ऐसे आ गई और ये इस पर रुक गई है। ये पूरा किसी वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। मान लो शुरू में ये ऐसे था और बीड यहां पर थी और ये अकेली चल रही थी एम मास की। तो पहले एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट आएगा एम वी आर, और रिंग के पास कुछ भी नहीं है। फिर ये किसी ओमेगा से पूरा सिस्टम घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, रिंग का मास नहीं दिया, सेम मास एम आर स्क्वायर, और पार्टिकल की दूरी भी आर है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हो गया पार्टिकल का इनटू ओमेगा डैश या ओमेगा जो भी है। ओमेगा पूछा गया था ना, तो ओमेगा पूछा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू v बाई 2r आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर डीपीपी नंबर 7, बोलिए बोलिए। डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11। डीपीपी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11। इसकी रेडियस है 2r, इसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 3r है। ठीक है, ये किसी एक्सेलरेशन a से चल रहा है, a नहीं a2 से, ये a3 से चल रहा है, ये a1 से चल रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, और इसके पास भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। हमें a1 a2 a3 में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखना आप। ठीक है, ठीक है, देखो ये किधर जा रहा है, a1 से ऊपर जा रहा है ना। इस पॉइंट के बारे में सोचो, अब इस पॉइंट के बारे में सोचेंगे। इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन a1 ऊपर होगा और r अल्फा नीचे होगा, होगा कि नहीं। और रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, तो इसका भी 0 होगा, होगा ना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, तो a1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, r अल्फा के बराबर। यहां तक क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये पूरी डिस्क a1 से ऊपर जा रही है, तो ये वाला पॉइंट a1 से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ये अल्फा से घूम रही है,
तो ये रेडियस है 3r, तो इधर एक्सेलरेशन होगा 3r अल्फा होगा, तो ये 3a1 हो गया, क्योंकि r अल्फा की वैल्यू क्या है a1। यहां तक बात क्लियर? ठीक। अब देखो फिर से इस वाले पॉइंट को देखो, तो ये किससे ऊपर जाएगा a3 से, और r अल्फा भी ऊपर ही आएगा, तो वो आ जाएगा 2r अल्फा, क्योंकि रेडियस कितनी है, तो 2r अल्फा आ गया। 2r अल्फा की वैल्यू क्या है, तो 2a1 है, तो ये वैल्यू आ चुकी है 2a1 प्लस a3। यहां तक एकदम क्लियर, कोई इश्यू नहीं। इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका इधर को होगा, वही इसका इधर को होगा, वही इसका इधर को होगा, होगा। ठीक है, अब देखो इस वाली पुली को उठा लेते, ये पुली अलग से उठा ली, इधर ऐसे धागे गए हुए, यहां ब्लॉक लगा हुआ है, और ये ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन a2 से नीचे जा रहा है। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन देखोगे तो 3a1 नीचे और a1 ऊपर, तो नीचे की तरफ 2a1 आएगा, आएगा। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन देखोगे तो ये कितना था 2a1 प्लस a3 ऊपर था, तो इधर 2a1 प्लस a3 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो अगर ये पॉइंट नीचे आएगा तो यहां पर कुछ रस्सी ढीली होगी, कम हो जाएगी, यहां पर भी रस्सी कम हो जाएगी, लेकिन इसके नीचे जाने से यहां पर दोनों जगह रस्सी बढ़ेगी, तो यहां रस्सी बढ़ेगी a2, यहां बढ़ेगी a2, यहां कम होगी 2a1, यहां कम होगी 2a1 प्लस a3। तो तुम लिखोगे जितनी रस्सी कम हो रही है उतनी ही रस्सी बढ़नी चाहिए, है ना। तो कितनी बढ़नी चाहिए, a2 इधर और a2 इधर, तो 2a2 बढ़नी चाहिए, तो इसको कर दोगे 0। आई तो -4a1 माइनस a3 बराबर -2a2, माइनस माइनस उड़ा दो, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, डीपीपी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जी 4, देखिए रोलिंग हो रही है क्या, विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग। इसके पास एक वेलोसिटी v है, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये रुकी हुई जमीन पर अगर चल रहा है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी v माइनस आर ओमेगा, और जमीन की जो वेलोसिटी 0, ये दोनों क्या होंगे, तो ओमेगा की वैल्यू तुम यहां से मुझे v बाई आर के बराबर बता दोगे, बता दोगे। अब तुम्हारे को उसने यहां पर एक पॉइंट दे रखा है और इसकी वेलोसिटी पूछी है शायद, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, एक वेलोसिटी तो इसको इधर मिल जाएगी v, और एक वेलोसिटी इधर मिलेगी r ओमेगा, मिलेगी कि नहीं। ये वाला एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है, इसमें कोई शक तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं। तो ये दोनों वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितनी है v, और ये भी कितनी है v, अरे ये भी v है और ये भी v है, और इनके बीच में कुछ एंगल है, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है 90 माइनस। तो अब तुम्हारे पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v इधर है और एक वेलोसिटी v इधर है, और इनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, और तुम्हें इनका रिजल्टेंट चाहिए। तुम रिजल्टेंट कैसे बताओगे, अच्छा रिजल्टेंट क्या एकदम बीचों बीच आएगा, क्या रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा, एकदम बीचों बीच, तो फिर इसका मतलब है कि यहां पर अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है और ये वाला एंगल 90 भी माइनस थीटा बाई 2 है, तो यहां वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे
और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट उड़ जाएंगे। तो ये आएगा यहां पर v cos 90 माइनस थीटा बाई 2 कितनी बार, और cos 90 माइनस थीटा बाई 2 इज sin थीटा बाई 2। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक है। क्या था, ये कितना था, थीटा था क्या ये, बोलो, पक्की बात है। ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये आर है, ये आर है, ये लेंथ बताओ। नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूं। मैं इसको ऐसे ओरल देख पा रहा हूं, तुम भी ओरल देख पाओ। ये आर साइन थीटा बाई 2 और ये भी है आर साइन थीटा बाई 2। तो ये टोटल कितनी लेंथ हो गई यहां से यहां तक है। तो अभी देखो ये वो पॉइंट है जो रेस्ट पर है। कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट के अबाउट पूरी की पूरी रिंग इस समय प्योर रोटेशन कर रही है पल भर के लिए। तो अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको वेलोसिटी, ये डिस्टेंस अगर उसने मुझे मान लो बता दी आर डैश, मैं आंसर दे दूंगा आर डैश ओमेगा। किसी ने कहा नहीं इस वाले पॉइंट की बताओ, मैं बोलूंगा ये दूरी कितनी है, मैं बोलूंगा 2r ओमेगा। किसी ने कहा नहीं यहां वाले पॉइंट की बताओ ये दूरी कितनी है, मैं बोलूंगा r रूट 2 ओमेगा। कोई बोलेगा नहीं सेंटर की वेलोसिटी बताओ, मैं लिखूंगा r ओमेगा, और r ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है। तो ये r डैश कितना था, 2r साइन थीटा बाई 2 था, और ये ओमेगा है, और r ओमेगा कौन है, v है, तो 2v साइन थीटा बाई 2। समझ रहे हो बात को। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते थे। सेंटर ऑफ रोटेशन में शुरू शुरू में बताता हूं, बताया था कि नहीं बताया था, कोई बात नहीं फिर से बताऊंगा। डीपीपी कहां गए, क्वेश्चन नंबर 5, 5 हो गया। 6 एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। यहां पर एक वेलोसिटी दी गई है v1, यहां पर भी एक वेलोसिटी दी गई है v2, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है d। अभी आपको रिजिड बॉडी से पता है कि ये वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी इस दिशा में होगी इस पॉइंट की भी उतनी ही इस दिशा में होनी चाहिए। तो आप लिखोगे v1 cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, v2 cos 30 के बराबर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो v1 इज इक्वल टू √3v2। तो यहां तक आ गया, इसमें कोई शक नहीं। नहीं अब मुझे पता है कि यार ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का लेकिन बचेगा v1 sin 60, और इधर वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर बचेगा v2 sin 30। तुम्हें ओमेगा चाहिए, ओमेगा चाहिए तो तुम किसी एक पॉइंट को क्या बनाओगे, रिफरेंस बना लो। जैसे ही रिफरेंस बनाओगे ये अपनी वेलोसिटी इसको पलट के देगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी अपनी वेलोसिटी इसको पलट के देगा, और ये कितना है v1 sin 60। अब ये दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं है, अगर ये दोनों भी बराबर होंगी तो फिर ओमेगा 0 आ जाए, और अगर बराबर ना हुई तो कुछ ओमेगा आ जाएगा। तो तुम्हें ओमेगा v1 के टर्म में चाहिए कि v2 के टर्म में, ये ऑप्शन देख के बताओ। v2 v1 किसके टर्म में चाहिए,
पक्का V2 के टर्म में या V1 के टर्म में? पता ही नहीं चल रहा है। दोनों के टर्म में नहीं बताएंगे, एक के टर्म में बताएंगे। तो मैं पहले किसी एक में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो V2 sin 30 को लिख सकते हो V2/2 और V1 की वैल्यू वहां से बोलो √3V2 sin 60 कितना होता है? तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? ऊपर वाली ज्यादा है कि नीचे वाली ज्यादा है? नीचे वाली ज्यादा। ए पॉइंट तो रुक गया है और ये वाले पॉइंट के पास इस दिशा में वेलोसिटी कितनी है? V2 है और ये डिस्टेंस कितनी है? D है। तो ओमेगा क्या बताओगे? V2/D। अब हो सकता है कि मल्टीपल आंसर दिए गए हों, V2/D तुम्हारा आंसर आया। अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं कि ऐसा हो, तो V1 की वैल्यू हर ऑप्शन में V2 के टर्म में रख के सारे आंसर V2 में बदल दो, तो सारे आंसर जो भी V2/D बनेगा वो आंसर सही हो जाएगा। समझ गए? हो सकता है कि उसने आंसर मल्टीपल करे हो, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं ना, तो वो आ सकते हैं, कोई घबराने की बात। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पक्का? क्वेश्चन नंबर 8 ना हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 एक ही गोला बहुत है। इसको कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो? 2v से चला रहे हो। इसको कितनी वेलोसिटी से चला रहे हो? v वेलोसिटी। क्या चाहते हो? एंगुलर स्पीड चाहिए दोनों की। बोलो, ये बताओ कि ये ऊपर वाला ये कैसे घूम रहा होगा, ऐसे या ऐसे? ऐसे घूमेगा। इसका ω1 मान लिया, ये कैसे घूमेगा? बताओ बताओ। ये पॉइंट इधर जा रहा ना, ऐसे, ये रुका हुआ है, ऐसे जाएगा। इसको ω2 मान लिया, कोई घबराने की बात तो नहीं, पक्की बात है। इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले की मैंने मान ली है V1, इस वाले की वेलोसिटी मैंने इधर की तरफ मान ली है। इधर मानू, इधर ही जाएगा क्या ये? अगर तुम गलत मानोगे तो भी गलत नहीं आएगा, बस वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी इधर मान ली है कुछ V2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, V1 प्लस R⍵1। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर को बताओ, तो R⍵1 पीछे मिलेगी, V1 आगे इधर मिलेगी। इसको लिखोगे R⍵1 प्लस माइनस V1। ये किसके बराबर और ये किसके बराबर? 2v के। तो दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, V1 भी आ जाएगा, ω1। अब इधर आओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो V2 तो है ही और घूमने के कारण R⍵2 भी है, तो ये आ जाएगा V2 प्लस R⍵2। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, माइनस, ये 0 है क्योंकि जमीन रुकी हुई है। सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर था ये? 8। क्वेश्चन नंबर 9 बताऊं? 10 डाउट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, रोलिंग हो रही है क्या? बोलो, फिर तो सवाल खत्म। ओमेगा मिल जाएगा पहले ही। रोलिंग हो रही है, जमीन रुकी हुई है, इसका मतलब है इसके पास एक ओमेगा होगा। ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। इसके पास एक वेलोसिटी है कितनी? v। इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी v माइनस आर ओमेगा और इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0, तो ये दोनों इक्वल। ओमेगा मिल गया सबको। अब किसी ने मुझसे कहा है कि भैया जी यहां पर एक पॉइंट ले लो, मैंने कहा ले भाई, ले लिया गया। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो एक वेलोसिटी तो v बता दोगी और एक इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर स्मॉल r ओमेगा बता दोगी। ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे? v/r। अब कंपोनेंट करने रह गए, तो ये एंगल कितना दिया गया था?
ये नहीं दिया गया था। ये वाला एंगल कितना दिया गया, तो ये वाला एंगल कितना है, ये पक्का थीटा है। तो तुम्हारा आंसर आएगा v प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस, अरे रे, आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप। अब बस ओमेगा की वैल्यू रख दो, और क्या रख लेंगे, ना रख पाएंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछ रहे चप्पकड़ा। आई नीचे आएगा, ये तो सारे आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सारे आंसर गलत हैं। ऑप्शन में कहां दिए हुए हैं, बिलो तो दिया है लेकिन वैल्यू गलत दी है ना। 0.4 आएगा यार, 0.2 कैसे आएगा। v बराबर आर ओमेगा करोगे तो ओमेगा बराबर 4/10, 4/10 इज 0.4। ये कोई ऑब्जेक्ट, अरे रेडियस आई कहां से पूछा, ओ के नीचे पूछा है क्या, अच्छा आई एम सॉरी, ओ के नीचे 0.2। ये आपका स्फीयर है, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर सिमेट्री का, इसके पास एक वेलोसिटी v है, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो कोई पॉइंट जो रेस्ट पर होगा वो यहां कहीं मिल सकता है, d डिस्टेंस पर, सेंटर से d डिस्टेंस। तो v इधर आएगा और d ओमेगा इधर आएगा। अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी एक पल के लिए 0 मिली तो ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ। तो अभी v की वैल्यू किसके बराबर, डी ओमेगा के बराबर। v की वैल्यू दी गई थी 4, d की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू दी गई थी 10, तो d की वैल्यू आई 0.4। लेकिन उसने तुमसे जो दूरी पूछी है वो दूरी यहां से पूछी है, तो इसमें से तुम r को घटा देना, समझ गए। तो d माइनस आर इज योर आंसर, ठीक है। ये दोनों हो गए, रोलिंग करेंगे हम। लास्ट स्लाइड लगाऊं, ये वाली, बोलो। ये एंगल यहां पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अरे यार ये थीटा गलत मान लिया मैंने, ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ज्यादा हीरो बन रहे थे। साइन की जगह कॉस कर दो, कॉस की जगह साइन कर दो, आर ओमेगा साइन, इधर कॉस, ठीक है। अभी धन्यवाद। रोलिंग, चलो आओ, रोलिंग पे आओ। अब सतर्क रहना, जानलेवा हमले होंगे। रोलिंग, पहला ही सवाल जानलेवा दिया जाए, दे दिया जाए। रोलिंग का मतलब नो स्लिपिंग, पहला जानलेवा नहीं देंगे, पहला एकदम। अच्छा देखो, चलो आओ, ये एक रिंग है, कौन है, ये एक रिंग है, ये रुकी हुई जमीन है, ये सरफेस रफ है। कैसा सरफेस है, रफ है, रिंग है ये, इस पर फोर्स लगा, इसका मास m है और रेडियस r है। यहां पर ऐसे करके एक फोर्स लगा दे रहे हैं F, ठीक है।
अभी ये बताओ रिंग किधर जाएगी? अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ तब किधर जाएगी? है? तब रुकी रहेगी, घूमती रहेगी वहीं पर। कहे घूमती रहेगी, कहे अगर ये घूमती रही तो यहां पर रिंग का जो पॉइंट है ये पॉइंट फिसलेगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। और तुमने कहा था फ्रिक्शन बहुत सफिशिएंट है एंड रिंग इज रोलिंग। रिंग क्या कर रही है? रोलिंग। रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग। रिंग रोलिंग स्टेट में है। तो रिंग अगर रोलिंग स्टेट में है तो यहां पर तो नहीं घूम सकती क्योंकि फिर ये पॉइंट स्लिप कर रहा है। तो क्या होगा? रिंग क्या आगे जाएगी? बोलो ना, आगे जाएगी कि पीछे जाएगी यार? फ्रिक्शन मैंने दे दिया भरपूर, है ना, और रिंग स्लिप नहीं करेगी ये भी बता दिया। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की आगे? आगे की तरफ लगेगा। काहे? क्योंकि टायर पीछे की तरफ जाएगा। मेरे को नहीं पता, मैंने फ्रिक्शन मान लिया आगे। अगर मैंने गलत माना होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अब मैंने दो चीजें मान ली। अब मुझे एक बात पता है कि यार फोर्स मैंने अगर माने हैं आगे की तरफ ही माने हैं तो एक्सेलरेशन में ए ले लूंगा। क्या ये रुकी हुई जमीन है? तो अभी ए आगे आएगा और अल्फा अगर मैं ऐसे मान लूं तो अल्फा पीछे, आर अल्फा पीछे आएगा, ए आगे आएगा, एटी पीछे आएगा। और अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए और एटी क्या होने चाहिए? तो आप कहोगे यार फिर तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे ए बाई आर ही मान सकते थे। मान सकते थे कि नहीं? अच्छा ये बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुमने क्या माना है? ए माना है। और इस ऑब्जेक्ट पर अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स कितना दिख रहा है? एफ। और ये एफ भी तो दिख रहा है, नॉर्मल एमजी तो वर्टिकल है। तो अभी आगे की दिशा में तुम्हें नेट फोर्स क्या दिख रहा है? तो इक्वेशन तुम क्या बनाओगे? बराबर एम ए किसका लिखोगे? वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुम लिख दोगे ए। इक्वेशन 1 बन चुकी है। क्या तुम सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क बताओ कितना लिखोगे? नॉर्मल का टॉर्क ओरल बताओ कितना लिखोगे? तुम कहोगे नॉर्मल सेंटर से ही जाएगा इसलिए टॉर्क नहीं आएगा। एमजी का टॉर्क बताओ कितना लिखोगे? सेंटर के अबाउट 0 लिखोगे। तो नॉर्मल का टॉर्क नहीं आएगा, एमजी का टॉर्क। अब मुझे यह बताओ कि कौन से फोर्स का, एफ कैपिटल का या स्मॉल का टॉर्क अल्फा की दिशा में किसका टॉर्क है? इस कैपिटल एफ को, ये कैपिटल एफ इसको अल्फा की दिशा में घुमाएगा और ये स्मॉल एफ सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो किसका टॉर्क अल्फा की दिशा में और किसका ऑपोजिट? तो कैपिटल एफ का सेंटर के अबाउट टॉर्क मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। तो कैपिटल एफ का टॉर्क क्या लिखोगे? एफ इंटू क्या आर। और स्मॉल एफ का टॉर्क ये उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो टॉर्क इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी? एफ इंटू आर माइनस स्मॉल एफ इंटू आर इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या लिखोगे? आई की वैल्यू इस एक्सिस पर लिखोगे या इस एक्सिस पर लिखोगे? इस एक्सिस पर लिखोगे। इस एक्सिस पर आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 1। रिंगे यार, रिंगे रिंगे, एम आर स्क्वायर बाई 1। तो ये बन गया एम आर स्क्वायर बाई 1 ए अल्फा 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 ए बाई। तो अभी आर कैंसिल करो और मुझे बताओ कि एफ माइनस एफ कितना आएगा? इसमें से आर उड़ाओ सारे, एक आर, आर कॉमन लेके उड़ा दो, एम ए आ गया, एम ए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके स्मॉल एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ बताओ। 0 आ गई।
अरे भैया तुम कौन कह रहा था आगे लगेगा पीछे लगेगा, कौन था वो? आए ही नहीं फ्रिक्शन जी, 2 टाइम्स आएगा। बोलो यार, क्या आया? 0 आ गया। ये लो 0, फ्रिक्शन लगा ही नहीं। मैंने कहा था बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट। देख लेता है लगना है कि नहीं लगना, जबरदस्ती नहीं लगेगा। आगे तो जा ही रहा है, ए की वैल्यू 0 थोड़ी ही आई है। ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एफ बाई कैपिटल एम, एफ बाई एम के बराबर। अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ए बाई आर। हाँ, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो जी, एक्सीलरेशन हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन 0 है जी। क्यों? स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही। स्लिपिंग, एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा, एक्सेलरेशन है, बोलो है तो फोर्स है ना, तो एक्सेलरेशन तो हो गई। 1 सेकंड, हाँ, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अरे स्लिप तो नहीं कर रहा, पहले ही माने होना यार, ए बराबर आर अल्फा। एक एक आदमी बात करो, मैं सबके जवाब दूंगा ऑब्वियसली। ऐसे फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा, आगे तो फोर्स से बढ़ रहा है, कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ है ना, स्लिप होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा। मैं इसमें मतलब मैं क्या इसमें कर सकता हूँ यार, मेरा क्या रोल है इसमें? हाँ बोलो। अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन को 0 नहीं मान सकते, नहीं, क्योंकि मोशन एक्सिलरेटेड है, फोर्स लग रहा है ना, तो स्लिपिंग हो सकता है कि फ्रिक्शन रोक रहा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकती है। ये फ्रिक्शन मैंने स्टैटिक ही लगाया था, ये मानते हुए कि स्लिपिंग नहीं हो रही है और उसका कारण हो सकता है कि फ्रिक्शन हो। ठीक है, फ्रिक्शन तुम्हें पसंद है, लेकिन फ्रिक्शन तुमसे मैंने बताया था कि फ्रिक्शन इंटेलिजेंट चीज है, और मैं भी इंटेलिजेंट हूं। तो मैंने फोर्स ऐसी जगह लगाया और ऐसी चीज पर लगाया कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्यों फ्रिक्शन नहीं लगा। तो फ्रिक्शन सबसे आखिर में लगता है, ये देख कर लगता है कि जो लग रहे हैं ऑलरेडी फोर्स वो क्या करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन क्या देख लेगा पहले कि ये जो ऑलरेडी फोर्स लग रहे हैं उनका रोल क्या है। तो उसने क्या देखा कि उसने कहा अगर मैं ना लगता, मैं कौन, मैं फ्रिक्शन हूं, अगर मैं ना लगूंगा तो इस फोर्स की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि एफ बाई एम के बराबर होगा। अभी अभी फ्रिक्शन लगा नहीं है, अभी वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है कि लगना है कि नहीं लगना है। उसने कहा इस फोर्स से एक टॉर्क भी आएगा और इस टॉर्क से एक अल्फा आएगा, और एफ इंटू आर की वैल्यू अगर लिखोगे तो एम आर स्क्वायर अल्फा लिखोगे, और अल्फा की वैल्यू एफ अपॉन एम आर आएगी, तो आर अल्फा की वैल्यू एफ अपॉन एम आ जाएगी। तो फ्रिक्शन ने देखा कि यार इस वाले पॉइंट को देखो तो ए आगे है और आर अल्फा पीछे है, और ए की वैल्यू एफ बाई एम है और आर अल्फा की वैल्यू भी एफ बाई एम है। उसने कहा तो फिसल ही नहीं रहा है, तो मैं लगू क्यों? वो नहीं लगा। वो क्यों लगेगा? वो नहीं लगेगा। अगर ये पॉइंट इस फोर्स के कारण ही मान लो पीछे की तरफ जा रहा होता, फ्रिक्शन आगे लग जाता। अगर आगे ए ज्यादा होता तो फ्रिक्शन पीछे लग जाता और ए को घटा देता और अल्फा को बढ़ा देता और बढ़ा के बराबर कर देता। लेकिन फ्रिक्शन ने देखा ये तो अपने आप ही मामला सेटल है, तो फ्रिक्शन बीच में टांग नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई? हालांकि तुमने लगवा दी थी फ्रिक्शन की टांग, लेकिन फ्रिक्शन ने अपनी टांग बीच में ही बाहर निकाल ली। उसने कहा हम नहीं लगेंगे।
ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, सिचुएशन बदल दी जाए। तुम लोगों को फ्रिक्शन बहुत पसंद है, फ्रिक्शन को ले आते हैं, ऐसी क्या बात है। फिर से देखो, इस बार मैं फ्रिक्शन को लेके आऊंगा, मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें आना पड़े, और तुम्हें ये बात फील होनी चाहिए कि फ्रिक्शन मजबूर है, उसको आना पड़ेगा। देख लो, मैं इस बार फिर से रिंग दे दे रहा हूं, फिर से रिंग दे देता हूं, और फिर से रिंग दे दी। इस बार मैंने कहा वो पिछली बार के फोर्स से क्या हुआ था कि ऐसा आर अल्फा आया था कि वो ये पॉइंट रुका ही रह गया था, है ना। मैंने कहा अच्छा, ऊपर लगाए थे तो फोर्स की वजह से ए भी आता था, अल्फा भी आता था। इस बार मैंने कहा एफ तुम अब यहां लगो बेटा। अब फ्रिक्शन का दिमाग खराब हो गया है। अब फ्रिक्शन कहेगा अच्छा, ये तो सिर्फ चलाने चलाने वाला है, घुमाने वाला तो है ही नहीं कोई, है ना। फ्रिक्शन इस बार पक्का लगेगा। कई बार तुम्हें ये पता लग जाएगा कि फ्रिक्शन पक्का लगेगा, कई बार तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम लगा लेना, वो अपने आप हट जाएगा। समझ गए। तो फ्रिक्शन किधर लगाऊं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। पीछे, आगे। अगर तुमने गलत दिशा मान ली तो फ्रिक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। किधर मानू, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन को पीछे ले लो, तो बहुमत के हिसाब से फ्रिक्शन पीछे ले लिया गया है। हालांकि मुझे पहले से पता है कि फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ये ऑब्जेक्ट घिसट जाता है यहां पर, तो ये पॉइंट घिसट जाता, फ्रिक्शन कहता है घिसटना मना है भाई साहब, पीछे ही लगेगा। ये बात तुम्हें हमेशा नहीं दिखेगी, ज्यादातर दिख जाती है, कई बार बिल्कुल नहीं दिखती है ना। तो खैर मैंने कहा ये कौन है, रिंग है, इसका मास दे दिया गया है 2 किलोग्राम, इसकी रेडियस दे दी गई है 3 मीटर, यहां पर फोर्स दे दिया गया है 6 न्यूटन। ठीक है, रिंग इज रोलिंग, रोल कर रही है रिंग। तो जल्दी से मुझे बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू, फाइंड, 2-3 बातें सब बता दो तुम मुझे ए बता दो, तुम मुझे अल्फा बता दो, तुम मुझे फ्रिक्शन बता दो, सारी चीजें बता दो। याद रखना रिंग है ये, जल्दी जल्दी करना, एक क्वेश्चन पट 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 लिखना चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन, 3/2, 3/2 इज राइट। अल्फा की वैल्यू 1/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ना बन रही क्वेश्चन, तो पहले एक्सेलरेशन और अल्फा तो मान लेते, मान लोगे। तो तुमने कहा इसके पास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, क्या जमीन रुकी हुई है, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा दिख रहा है सबको, तो मैं अल्फा की वैल्यू ए बाई आर ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि रुकी हुई जमीन पर रोलिंग हो रही है। अगर जमीन रुकी हुई नहीं होगी तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा मैं नहीं लगाऊंगा। अब जल्दी से फोर्स इक्वेशन लिखो, तो 6 माइनस एफ इज इक्वल टू 2a, एक इक्वेशन आई। एक टॉर्क इक्वेशन लिखो सेंटर के अबाउट, तो कैपिटल एफ का 6 न्यूटन का टॉर्क नहीं आएगा, नॉर्मल का नहीं आएगा, mg का भी नहीं आएगा, किसका टॉर्क आएगा, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। F इंटू 3 इज इक्वल टू m आर स्क्वायर इंटू अल्फा ए बाई आर। F इज इक्वल टू आ चुका है अयो 2a, इक्वेशन नंबर 2।
आ गया। तो ए की वैल्यू तो बता दो। सबकी वैल्यू आ गई ना? आ रही? ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन एक्स अल्फा 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? कर पा रहे ना सब लोग? एक और दे दें? एक और दे दिया जाए? चलो। हम्म कौन है ये? कंपाउंड डिस्क है। कंपाउंड डिस्क समझते हो? तुमने वो देखी है, वो जिससे ऐसे जिसमें धागा लपेटे रहते हैं और जिसको ऐसे हाथों में पकड़ लेते हैं और वो पतंग उड़ाते हैं? अरे वो चरखी, चरखी, लटाई। ये लटाई ऐसी कौन सी लटाई? ये लटाई कहां से हो गई? चरखी नहीं जानते? हाँ वो यार पतंग उड़ाते हैं जिससे। मांझा तो धागे को कहते हैं। चक्री। अच्छा, टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसे सोचो, ये बोतल दे दो मुझे, ये बोतल दे दो। अभी देखो क्या है कि अगर मैं इस बोतल को ऐसे सोचो, यहां से थोड़ा ऐसे, इसी बोतल को समझ लो, ये बोतल है तो इसमें क्या है, दो डायामीटर है, एक डायामीटर कम है, दूसरा डायामीटर ज्यादा है। ऐसी मैं डिस्क बना सकता हूं जिसमें एक डायामीटर ज्यादा और एक पार्ट उसका छोटा रख दूं तो उसका डायामीटर कम होगा। और फ्रंट व्यू देख रहे हो आप, ठीक है, सामने से देख रहे हो तो यहाँ पर डायामीटर डिफरेंट दिख रहा है और यहाँ पर डायामीटर ऐसा दिख सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस जगह पर मैं धागा लपेट सकता हूँ और धागा लपेट के इसको ऐसे जमीन पर रख दूं और यहाँ पर धागा लपेट के इसको ऐसे खींचूंगा तो ये किधर जाएगी? नीचे नहीं, नीचे ही रखी हुई है। अभी यहाँ पर ऐसे धागा लपेट दिया और धागे को यूं खींचेंगे तो किधर जाएगी? आगे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किससे भी बता। हाँ, तो अभी क्या है कि देखो, अब इसको ध्यान से, अभी यहां पर धागा ऐसे करके यहां पुल करेंगे और ये कंपाउंड पुली है या डिस्क है? डिस्क ही नाम रख दो ना इसका, डिस्क ही नाम रख दिया है। मैं अननोन में सवाल देना पसंद करता हूँ। अननोन में दे दें, मतलब जैसे मास 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम ये सब ठीक नहीं लगते मुझको। ठीक है, तो अभी ऐसे दे देते हैं कि अभी मैंने कहा यार ये वाली रेडियस जो है वो है आर, ये वाली रेडियस है 2r, काम चला लो। यहां पर आपका एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई नाम दे दिया। मास दे देते हैं, मास ऑफ डिस्क इज स्मॉल एम। मास कितना है? ये मैं आर और 2r दिया हूं, r1 r2 भी दे सकता था लेकिन ऐसा ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी दे दी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब ये बताओ कि अगर यहां पर सरफेस को सफिशिएंटली रफ कर दिया है, सफिशिएंटली रफ का मतलब
नो स्लिपिंग, सफिशिएंटली रफ। सफिशिएंटली रफ का मतलब स्लिपिंग नहीं होने दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन बताओ, तीन बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये आगे ही जाएगा, इसमें कोई शक, कोई शक नहीं। कौन ले जाएगा आगे? ये धागा, धागा तो ऊपर ले जा रहा है, ये फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, आगे कैसे ले जाएगा? हाँ जी, है कहाँ है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कहीं तो होगा। ये देखो 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 देखो, इस फोर्स फ्रिक्शन पहले से नहीं लगता कभी भी, फ्रिक्शन कभी भी पहले से नहीं लगता। ये फोर्स इसको यूं घुमाएगा, और जैसे ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन पकड़ लेगा इसको, कहेगा ओए पीछे किधर जा रहे, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा। अब एक फोर्स आगे दिख गया, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पक्का किधर आएगा? आगे ही आएगा। अब तुमने क्या किया कि तुमने इसमें एक एक्सेलरेशन मान लिया अपनी तरफ से कि यार इसके पास एक एक्सेलरेशन है ए, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन तुमने मान लिया अल्फा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी तुमने मान रखा है अल्फा, ठीक है। चलो अब तुम मुझे पहले तो एक काम करो, फोर्स इक्वेशन लिखो। आगे की तरफ फोर्स इक्वेशन लिखो। आगे की तरफ कितने फोर्स हैं? केवल एक फोर्स है, तो इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? बोलो भाई। एक इक्वेशन तुम लिख रहे हो, पहली इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, पक्का नहीं। चलो अभी फोर्स इक्वेशन लिख गई, दूसरी इक्वेशन लिखना है कंडीशन ऑफ रोलिंग। कंडीशन ऑफ रोलिंग बताओ। रोलिंग की कंडीशन लिखे हैं, ए इज इक्वल टू आर एल्फा इज रॉन्ग आंसर। रोलिंग की कंडीशन, रुकी हुई जमीन जरूर है लेकिन रेडियस इस बार ध्यान से लिखनी थी। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इस पॉइंट को देखना पड़ता है। कौन से वाले पॉइंट को देखना पड़ेगा? इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ आएगा और एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 2r अल्फा आएगा, और अगर रुकी हुई जमीन है तो इसका नेट एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रोलिंग की कंडीशन तुमने एकदम सही बताई, ए बराबर 2r अल्फा, ये भी आ गई सही, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तीसरी इक्वेशन टॉर्क अबाउट सेंटर, एक इक्वेशन और लिखवाओ। हाँ, एफ इंटू स्मॉल आर माइनस स्मॉल एफ इंटू 2r इज इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है, तुम कितनी बातें बता सकते हो, बात खत्म हो गई, जो पूछना है पूछ लो, है ना। बाकी चीजें तुम्हें देनी पड़ेंगी, इन तीन इक्वेशन में तीन चीजें छोड़कर तुम बाकी सारी चीजें मुझे दोगे, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई मुश्किल बात तो नहीं, पक्का दिखाई दे रहा है? और करोगे? करो करो, टेंशन ना लेना, ठीक है। आगे चलें? चलें? हाँ जी, ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो जो अप्लाइड फोर्स है वो उसके वेट से कम रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर वो उससे ज्यादा हो गया तो ऊपर उठ जाएगा। तो रोलिंग किस बात की हो रही? ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो
ऊपर लिफ्ट नहीं करेगा। आप इतना भी फोर्स नहीं लगा रहे हो कि ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ गया तो फिर रोलिंग का कोई मतलब नहीं। और ऊपर जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाएगा। ऊपर उठाने के लिए एमजी से ज्यादा फोर्स चाहिए। इंपल्सिव लगा दोगे तब तो फिक ही जाएगा। अरे अब यहाँ पर डिस्क रखी, धागा बंधा हुआ है, लटाई देखे हो तुम लोग? वो धागे को कई बार लोग ऐसे खींच देते हैं, पता लगा वो लटाई ऊपर से आके गोपड़ी पे टकराती, फिर अरे भाई पतंग तो चली गई। नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता है। फोर्स की वैल्यू एमजी से कम रखना। ज्यादा कर दोगे, चाहे धीरे धीरे करो, चाहे देर 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 से करो, उड़ जाएगा वो। ठीक है। लो भैया, संभलो, संभल रहे, संभल जाओ। ये है रुकी हुई जमीन, या जमीन भी चलानी है? अभी एक एक करके चलाओ, एक जल्दीबाजी मत करो। ये डिस्क चाहिए, रिंग चाहिए? डिस्क, डिस्क चाहिए। मास एम, रेडियस आर। ये प्लैंक, मास एम ही ले लो। चलो, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। फोर्स कितना लगा दिया? एफ फोर्स लगा दिए। ठीक है। सफिशिएंट फ्रिक्शन एवरीवेयर, हर जगह क्या है? सफिशिएंट फ्रिक्शन है। दोनों के मास सेम दे दिए ताकि कैलकुलेशन आसान है। ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बताना। कैसे बताएंगे हम, समझ नहीं पा रहे हैं। 4, 2, 6, 4 और 2 कितने होती है? 6 होती है। भाई साहब बताओ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर F/3m आ रहा है। गलत तो नहीं लग रहा है मुझे? है? गलत लग रहा है? करो, मैं नहीं करूंगा। क्या करें? अच्छा हिंट दूं क्या? दिया जाए तो देखो, अभी अभी मुझे एक्सेलरेशन किसका बताना है? प्लैंक का। स्लिपिंग हो रही है? नहीं। मैंने कहा यार एक काम करो, मेरे को समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मुझे बताना है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ प्लैंक। ठीक है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बार। F/3m मुझे लग रहा है, हो सकता है ना आ रहा हो। 4F/3m आ गया। ये तो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आ भी सकता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है दुनिया में किसी भी चीज का। हाँ जी। कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा। सफिशिएंट फ्रिक्शन टू अवॉइड एनी स्लिपिंग।
कहीं स्लिपिंग नहीं है, कहीं पर भी। तो देखिए अभी मैं इसका एक एक्सेलरेशन ए मान लेता हूं और यहां पर एक्सेलरेशन अल्फा मुझे पता है रुकी हुई जमीन पर है, तो ए बाई आर मान लेता हूं। अब सवाल मैं खत्म कर दूंगा। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं यार। 4 और 2 तो पक्का 6 होते हैं, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है। 12 कहां से होता है? अबे 1/6 है वो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो मेरा आंसर तो मेरे ख्याल से F/2m है, नहीं F/3m है। अच्छा चलो बताओ, प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या बताओ? ए प्लस, और आर अल्फा किसके बराबर है? ए के ही बराबर है। तो इस प्लैंक का एक्सेलरेशन तुम क्या मानोगे? अरे सेम होना चाहिए ना यार, तो 2a ही तो मानोगे, 2a मानोगे ना। अब इक्वेशन लिखो। AC बंद करो। AC बंद क्यों कर रहे हो? कारण नहीं पूछा जाता, आज्ञा का पालन करते हैं चुपचाप। किसी ने F प्लस एफ बराबर एम है, ये किसका FBD बना? F प्लस एफ बराबर एम है, किसके लिए लिखे हो? प्लैंक के लिए लिखे हो? प्लैंक के लिए लिखे हो कि डिस्क के लिए? तो डिस्क पर तो F लग ही नहीं रहा है। अरे डिस्क पर F लग रहा है क्या? ज्यादा हो गया? नहीं आ रहा आंसर? अब करें हम? तुम लोग कर रहे हो? बोले हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन पेन नहीं चल पा रहा बस। तो 4 4F/3 हमारा है। ओ रुको 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 रुको, 4 और 2 6, 2 3। हाँ भाई, 2F/3 हमारा है। चलो हम फाइंड करेंगे। मेरा अंदाजा है कि आंसर आना चाहिए 2F बाई 4 और 2 6 ही होते हैं, तो 6 नीचे आ जाएगा। 2F/3m है मेरा आंसर। ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक बोल रहा हूं। चलो अब हम फाइंड करेंगे। करें? हाँ ये मैंने पहले जगह खाली कर ली थी, तो मैं आंसर उड़ा देता हूँ पहले। अबे उड़ो। चलो ठीक है, देखिएगा। चलो आ जाओ। देखिए क्या है कि मेरे पास पहले प्लैंक है, इस प्लैंक पर एक फोर्स लगाया F, इस पर फ्रिक्शन मैंने ले लिया पीछे, इसका मास मुझे दिया गया था m, इसका एक्सेलरेशन कितना ले लिया था आपने? 2a। इक्वेशन क्या बनाओगे? m इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आ जाता हूं डिस्क पर। अरे यार ये डिस्क है, मैं रिंग मान के कर दिया आंसर सबसे। अरे फिर तो 2F/3m नहीं आएगा। 2 4 नहीं, 2 तो इधर है, 4 इधर, 4 इधर, हाँ 4 इधर है, और 4 प्लस 1.5, 11 वाला आंसर सेट हो सकता है। ठीक है, वो मैं उसको रिंग मान के कर दिया था। खैर कोई नहीं, अब हम कर ही लेते हैं ना। अभी रिंग पर डिस्क पर आ जाते हैं। डिस्क पर आ जाएं, तो डिस्क पर ध्यान से देखना। डिस्क पर एक फोर्स फ्रिक्शन इधर लगा, दूसरा किधर लगाऊं? इतना समय नहीं है कि अब ये कर सोचते रहें, तो मैंने कहा जो मन करे लगा लो चुपचाप, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ए था,
एंगुलर एक्सेलरेशन a बाई आर था। दो इक्वेशन यहां से बनाएंगे। पहली फोर्स बनाएंगे F1 माइनस F2 बराबर ma, कोई दिक्कत नहीं। फिर टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो दोनों के टॉर्क अल्फा की दिशा में है, तो F1 प्लस F2 R बराबर I दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा इज a बाई आर। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख के सॉल्व कर दिया जाए। तो पहली इक्वेशन आ गई थी F माइनस F1 बराबर 2ma। दूसरी इक्वेशन आ गई थी F1 माइनस F2 बराबर ma। तीसरी इक्वेशन आ गई थी F1 प्लस F2 बराबर ma बाई 2। फाइंड क्या करना था हमको? हाँ, ए। तो ए कैसे बाइंड करोगे? अब पहले इन दोनों को ऐड कर दें, F2 उड़ जाएगा, तो 2F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बाई 2ma के बराबर। अब F1 की वैल्यू उधर रख दी जाए, तो F माइनस F1 की वैल्यू बोलो 3 बाई 4ma, 3 बाई 4ma प्लस एक 2ma पहले से है। 4 दूनी 8, 9 10 11, कुछ छूट गया। 4 दूनी 8, 9 10 11 बटे 4 ma आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 4F बाई 11m। ये आंसर नहीं है, आंसर है 2a। तो आंसर क्या है? 8F बाई 11m आंसर है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा था, इतना भी डायरेक्ट नहीं था लेकिन डायरेक्ट था। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट। डायरेक्ट देखेंगे, देखो ठीक है, देखना फिर ध्यान से, बस करो, शोर की आवाज। अच्छा, देखना, बहुत ध्यान से देखना डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं है वो, मतलब वो थोड़ा शॉर्ट कह सकते हैं। हाँ जी, कहीं नहीं हो रही, कहीं पर भी नहीं हो रही। अगर कहीं पर भी स्लिपिंग हो रही होती तो मुझे उस जगह का म्यू देना पड़ता, उसके बिना तुम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अगर कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यहां पर कुछ फ्रिक्शन आएंगे, यहां पर भी फ्रिक्शन आएंगे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं, क्योंकि इस पॉइंट, ये पॉइंट रेस्ट पर है, इस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसी अल्फा से घूमेगा, मैं टॉर्क लिखूंगा F इंटू 2R। ये ऑब्जेक्ट एकदम सीधा चलेगा तो एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसलेट कर रहा हो तो वो एक सिंगल पार्टिकल की तरह ही काम करेगा। तो इस पार्टिकल की यहां से इस एक्सिस के अबाउट सारा खेल खेल रहा हूं, तो उस पार्टिकल की यहां से दूरी कितनी है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा m2r स्क्वायर। और डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट I क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। और उसको लेकिन तुम्हें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो तुम लिखोगे mr स्क्वायर और फिर तुम्हें मिलेगा अल्फा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू बता दो। कैलकुलेशन जल्दी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो इधर लिखो 2 और नीचे लिखो 4 प्लस 1 5 और आधा 5.5 और F बाई mr लिख दो, डायमेंशन सेट कर दो। आ गया अल्फा। अल्फा तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर है 2r अल्फा, ये तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2r अल्फा, दैट इज
4 कहाँ से आया रे? 2 तो ऊपर ही आ गया इसका। 11 यम नहीं दिखा। अत्याचार तो नहीं कर रहा हूं मैं, पक्का समझ रहे हो? अब मैं थोड़ा छोटा सवाल दूंगा, लेकिन इस बार तो मैं कर रहा हूं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू आर, टॉर्क आ गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करेगा, केवल रोटेट तो करेगा नहीं। तो सिंगल पार्टिकल मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये रिंग लेकिन रोटेट करेगी, तो ICOM प्लस MR स्क्वायर। ICOM, अयो आई तो समझते हो ना, ICOM प्लस, हाँ तो ICOM प्लस MR स्क्वायर। टोटल आई हो गया अल्फा, अल्फा आ गया। सवाल खत्म। ठीक है, बदलें बदलें, है बदलें। अभी कितना समय बाकी है? बस 15। अब मैं वो पढ़ लूं जो टॉपिक लिखा था पहले। टॉपिक भी तो पढ़ने होते हैं। ठीक है, देखो मैंने टॉपिक लिखा था रोलिंग ऑन इंक्लाइन, है ना? इंक्लाइन तो अभी तक आया ही नहीं बेचारा, अभी तो अपन जो है अपना ही केले पड़े हुए हैं। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन देखेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। अगर ये फोर्सेस की एनालिसिस आपको आती है तो वहां भी बस फोर्स देखना होता है, तो ध्यान से देख लेते हैं। इंक्लाइन पर रोलिंग देख लें पहले, ये नहीं पहले रोलिंग और इंक्लाइन पर देखेंगे, डीपीपी करनी होगी तुमको, एग्जाम भी पास में आ रहा है। ये इंक्लाइन है, यहां पर मैं एक सर्कुलर सिमेट्री का ऑब्जेक्ट रख देता हूं। ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट सर क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट रिंग होगा तो आई क्या होगा? अगर रिंग होगा तो ICOM की वैल्यू क्या बताओगे? MR स्क्वायर। डिस्क होगा या सिलेंडर होगा तो MR स्क्वायर बाई 2। रिंग होगा या हुप होगा या पाइप होगा तो MR स्क्वायर ही रखना। रिंग हुप समझते हो? वो हुला हुप ऐसे ऐसे घुमाते लोग, नहीं देखा? हुप। और वो पाइप, पाइप पाइप भी बेसिकली रिंग से बना होता है। एक पाइप जो होता है अंदर से इतना खोखला होता है कि सरकमफ्रेंस पर ही मास होता है। तो पाइप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिंग। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट MR स्क्वायर ही रहेगा अगर पाइप है। हुप तो रिंग ही है, रिंग तो रिंग है ही। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर बोथ आर सेम। और जी बेटा, बाई टू। और स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, याद रखना। अगर कहीं पर भी स्फीयर लिख के आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 MR स्क्वायर, और स्फेरिकल शेल लिख के आए तो 2/3 MR स्क्वायर आप लिख सकते हो। अभी अगर मैंने कहा ये रिंग है या स्फीयर है या कुछ है सर्कुलर सिमेट्री का कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोड़ दूं तो किधर जाएगा? और फ्रिक्शन बढ़ा दूं तो भी नीचे जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ा दें, इनफाइनाइट फ्रिक्शन कर दें तो भी नीचे। फ्रिक्शन इसको रोकेगा नहीं, क्यों? फ्रिक्शन तो कर दिया मैंने खूब। ठीक है चलो, तो ये मैंने कह दिया सफिशिएंट रफ है। कैसा सरफेस है? रफ है। तो अभी इस पर नॉर्मल किधर लगेगा? mg किधर लगेगा? mg नीचे लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगा? फ्रिक्शन का दिमाग खराब है। नीचे क्यों लगेगा? है पक्का? कहे देखो देखो देखो, सुनो सुनो, फ्रिक्शन के बारे में ये बात ध्यान रखना कि वो बिना सोचे समझे नहीं लगता, है ना? ये पता होना चाहिए हमको। हमने एक बात को अंदाजा लगाया, हमने कहा यार देखो ऐसा है कि mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको आप बोलते हो mg sin थीटा। अभी फ्रिक्शन मैंने लगाया ही नहीं, फ्रिक्शन सबसे लास्ट में आएगा, पूरे सोच विचार के बाद। कौन आएगा?
फ्रिक्शन देख रहा है कि एक फोर्स mg साइन थीटा है और एक mg कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा नॉर्मल, इनका कार्यक्रम समाप्त है, बोलो है। लेकिन वो देख रहा है कि जो mg साइन थीटा है ना भाई, ये इस रिंग को, डिस्क को, स्फीयर को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं ना लगा, मैं कौन हूं? फ्रिक्शन। अगर मैं ना लगा, इधर एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन अकेला आया तो ये ऑब्जेक्ट घिसट जाएगा कि नहीं घिसटेगा? पक्का घिसट जाएगा। पक्का घिसट जाएगा तो ये पॉइंट नीचे फिसलता हुआ फ्रिक्शन को दिखेगा, फ्रिक्शन तुरंत लग जाएगा ऊपर। ठीक है, बोलो लग जाएगा? लग गया। क्या फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर लग सकता है? लग सकता है। क्यों? बहुत फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की कमी नहीं है, लग सकता है। अरे बोलो यार, मैं कह रहा हूं मान लो कि लग गया, मान लो, तो फ्रिक्शन अगर mg साइन थीटा के बराबर लग गया तो सेंटर ऑफ मास रुक जाएगा, लेकिन सेंटर के अबाउट टॉर्क आ जाएगा केवल इस फोर्स का, और ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ये फिसल जाएगा। फ्रिक्शन कहेगा पागल, दिमाग खराब मत करना। अगर फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर लग गया तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो चुका है। सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, सेंटर ऑफ मास चलता है नेट फोर्स पे। अगर फ्रिक्शन किसी कारण से आपने सोचा कि mg साइन थीटा के बराबर है, ये mg साइन थीटा है, नेट फोर्स इस दिशा में जीरो हो चुका है, ये पॉइंट रुक जाएगा, लेकिन सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क इस पॉइंट को पीछे घिसटा देगा। फ्रिक्शन कहेगा फिसला दिए तुम यार। फ्रिक्शन को सेंटर ऑफ मास के मोशन से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी जमीन पर गिर के फूट जाए, वो तुम्हारे पैर रोकेगा। तुम अभी चलती ट्रेन से उतरो, फ्रिक्शन कहेगा हम पैरों को रोकेंगे, बस खोपड़ी को जाके टकरान दो। ऐसा होता है, लोग ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उतर जाते हैं, पैरों को फ्रिक्शन रोक लेते हैं, खोपड़ी कहती है हमें रोक नहीं रहे, खोपड़ी जाके धाड़ से नीचे टकराती है, फिर अगली बार से चलती ट्रेन से उतर ही नहीं पाती। चलती ट्रेन से उतरे हो कभी? चलती ट्रेन से तुम कभी किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को उतरते हुए देखोगे तो वो ऐसे, या तो वो दौड़ते हुए उतरेगा, या फिर वो अपने पैरों को आगे करके उतरेगा, मतलब पूरा सिर पीछे रखेगा, तिरछा उतरेगा, यूं एंगल पर उतरेगा। तो अभी जो आगे वाला पार्ट है ये mg, इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, पैर रुक चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी उसके पास है ऊपर के हिस्से पर, वो उसको घुमा के पोटेंशियल एनर्जी तक बढ़ा पाएगा। तो वो तिरछे उतरते हैं और वहीं सीधे ऐसे खड़े होकर चल देते हैं। कभी अगर नोटिस करना तो ट्रेन में जो टीटी वगैरह होते हैं ना, वो रोज चलते हैं ट्रेन में, उनको देखना उतरते हुए, वो हमेशा तिरछे, ट्रेन से जैसे ट्रेन आगे जा रही है वो हमेशा ऐसे ऐसे उतरेंगे, स्लैंटेड एकदम, और जहां उतरे वहीं सीधे खड़े हो जाते हैं, वहीं से धीरे धीरे चल देते हैं। भाई साहब, कभी नहीं नोटिस किए तुम लोग? तुम लोग ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, ठीक है? पता लगा तिरछे उतरे, तिरछे ही चले कहने लगे एंगल ज्यादा ले लिए भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाई, पहले ही जीरो हो गया मामला। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि ये फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से mg साइन थीटा से कम लगेगा। कम लगेगा तो मैंने कहा फिर तो ये रोलिंग होगी होगी, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। रुकी हुई जमीन है, बोलो है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन रुकी हुई जमीन पर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर? ए बाई आर के बराबर। दो इक्वेशन बनाएंगे, mg साइन थीटा माइनस एफ किसके बराबर आएगा? एम ए के बराबर। सेंटर के अबाउट टॉर्क बोलो, सेंटर के अबाउट टॉर्क बोलो, तो एफ इंटू आर केवल फ्रिक्शन का टॉर्क है, देख लो, फ्रिक्शन का ही टॉर्क है। आई को मैं नहीं लिख रहा हूं, अल्फा को मैं आई की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो यार, आई रख लेना बाद में, है ना? आई की वैल्यू मैंने नहीं रखी, मुझे ना एफ को एलिमिनेट करो, ए की वैल्यू बताओ, एक्सेलरेशन बता दो।
नहीं आई? बोलो। एफ तो आई नहीं, एफ को तो हटाना था, फ्रिक्शन को तो। ए की वैल्यू बताओ। एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई, ये है चलाने वाला फोर्स, और ये है चलने वाला, और ये है घूमने वाला। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये फोर्स चलाएगा, ये चलने वाला, घूमने वाला। समझ गए? ये याद रखने का तरीका है। आ गया ए की वैल्यू? अच्छा सुनो, नहीं नहीं, देखना ए की वैल्यू क्या आई थी। ए की वैल्यू आ गई थी, ये थीटा, ये सर्कुलर सिमेट्री का ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन तुमने मुझे बताया था नीचे की तरफ, ठीक है। चलो ए का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया था जी? एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आया था ना। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मैं ढूंढ के ला रहा हूं। आई बाई, आइए आइए, आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। ठीक है ठीक है। अल्फा की वैल्यू ए बाई आर, इसमें क्या है? चलो चलो, एक्सिल, अरे अरे अरे, तुम्हारे जीवन में कौन है? रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है। बताओ तुम्हारा जीवन कैसे गुजर रहा है? ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में है, बताओ। रिंग मतलब हुप भी है, सिलेंडर भी है, ओ सॉरी, हुप भी है और वो जो भी है, ठीक है। ए की वैल्यू रिंग के लिए बताओ, ए की वैल्यू रिंग के लिए। हाँ, जी साइन थीटा अपॉन टू। डिस्क के लिए बताओ, डिस्क के लिए सेम नहीं आएगी, यहां पर आएगा 1/2, तो 2 + 1 3, और 2 ऊपर 2/3 जी साइन थीटा। स्फीयर के लिए बताओ, आ रहा? स्फीयर के लिए आएगा 2/5, 7, 5 ऊपर 5/7। शेल के लिए बताओ, 2/3, 3/5 जी साइन थीटा। होता है ना? तुम लोग पढ़े लिखे हो। ये नंबर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 0.5 है। ये कितना है यार? 0.6, 0.66, 0.66। ये कितना है यार? 0.7, 0.7 से ज्यादा ही है बल्कि। ये कितना है? लगभग 0.6। सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका है? स्फीयर। सबसे कम, सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये सब तुम पता लगा लोगे। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? क्यों? और उसकी कंडीशन ऐसे दी जाती है कि मान लो कि ये यहां से एस चला, सब सेम डिस्टेंस चलेंगे, तो यहां पर स्पीड आएगी कुछ भी, है ना? आएगी कि नहीं? तो v² = 0² + 2as। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सॉलिड स्फीयर, हाँ ठीक ठीक, एकदम सही। हाँ 0.7, ठीक। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है? हाँ, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है? चारों की काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी।
क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी है। अरे रोटेट भी कर रहे हैं यार, तुम केवल हाफ एम बी स्क्वायर चेक कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होती है वो mgh के बराबर आएगी, और mgh सेम है अगर सेम डिस्टेंस नीचे उतर रहे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सबके लिए स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर, एकदम सही। सबसे कम, सबसे देर में कौन आएगा, ये सब बता दोगे आप लोग। तो एक डीपीपी कर लेना आगे वाली, ठीक है। चलो मेरी तरफ से बाय रहेगा। अरे यार यहां कुछ और भी लिखवाना था क्या मेरे को? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अयो ट्रांसलेशनल, टोटल, ठीक है। और ये एस नीचे गया है, या ऐसे समझ लो कि एच नीचे गया है, तो अभी आप अंदाजा लगा के लिख सकते हो ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अंदाजे लगाने पर वैल्यू लिखनी होगी तो वो आपको डिस्टेंस देगा कि भाई कितना चल के आए हो, तो वी निकाल लोगे। और हाफ एम वी स्क्वायर से ट्रांसलेशनल, रोटेशनल कैसे लिखोगे? हाफ आई, ठीक है। इस पर कल एक दो छोटी छोटी बातें और करेंगे इसी पर, है ना। एक आध बस याद दिला देना, फिर आगे बढ़ेंगे। डीपीपी में हालांकि वो कॉन्सेप्ट हो सकता है यूज किए हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन डीपीपी नंबर 8 फिर भी आप करेंगे। डीपीपी नंबर 8 है कि 9 है? 8 है, 8 है। एक बात और बतानी थी, हाँ यार मैंने देखो लिखा था, मैं भूल गया। ये नहीं था इंपॉर्टेंट मेरे लिए, इंपॉर्टेंट था फ्रिक्शन। और उसके बाद मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था म्यू की मिनिमम वैल्यू। ये दो भरना है सबको, ठीक है, ध्यान से भरना है इसको, कल भरेंगे अगर नहीं भर पाए आप लोग तो। एक डीपीपी करना ही करना है। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लोगे, और म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? एफ को म्यू एन के बराबर करके। याद रखना म्यू की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएगी, मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम कोफिशिएंट।